नमस्कार विद्यार्थियों, मैं आज अपनी दूसरी क्लास के साथ हाजिर हूँ आपके मेक इजी चैनल पे। और कल मैंने वर्णमाला की पहली क्लास शुरू की थी और आज हम अपनी शुरू करने जा रहे हैं क्लास नंबर 2। और कल की जो हमारी लास्ट क्लास थी उसमें मैं आपको थोड़ा-सा हलंत क्या होता है और स्वर और वर्णमाला में जो हमारी ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं, उनके बारे में कुछ जानकारी दे के गया था आपको। और आज हमारा जो टॉपिक शुरू होता है, आज हम सारे के सारे स्वर को अच्छी तरह से स्टडी करेंगे। स्वर कैसे होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, ठीक। तो हमारा टॉपिक जो स्टार्ट होता है आज, हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है आपका स्वर। तो जो वर्णमाला है, वर्णमाला के दो भेद हैं। ध्वनियाँ दो प्रकार की होती हैं, स्वर और व्यंजन। आज हम सबसे पहली ध्वनियों की बात करते हैं, स्वर ध्वनि। अगर हम पारिभाषिक शब्दावली देखें तो स्वर वो ध्वनियां हैं जो ये तो रही परिभाषिक शब्दावली आपकी कि स्वर वो ध्वनियां हैं जो स्वतंत्र रूप से बोली जाती हैं और व्यंजन के उच्चारण में सहायक होती हैं। और ये वाले सवाल एग्जाम में पूछे भी गए हैं। मतलब इस पूरी परिभाषा को उसने दिया है कि वो ध्वनियां कौन सी हैं जो स्वतंत्र रूप से बोली जाती है, व्यंजन के उच्चारण में सहायक होती हैं। तो चार ऑप्शन होते हैं, चार ऑप्शन में से आपको एक स्वर का ऑप्शन मिलेगा और वहां पे आपको क्या कर देना है, आपका आंसर रहेगा स्वर ध्वनियां। ठीक है ना। तो इस तरह से ये तो होगी परिभाषिक शब्दावली। और इसके बारे में मैंने कल भी बात की थी कि स्वर वो ध्वनियां होती हैं जिसमें मुंह से जो है वायु बिना किसी बाधा के निकलती है और उनमें हम किसी भी तरह की बाधा नहीं डालते हैं। जैसे कि व्यंजन में क्या करते हैं, उन ध्वनियों को अलग अलग जगह से बाधित करते हैं हम। जैसे पा में क्या होता है, दोनों होठों को मिला के हवा को छोड़ते हैं। आप ट्राई कर सकते हैं, क्या आप दोनों होठ मिलाए बिना पा की कोशिश कर सकते हैं? अगर आप कोशिश भी करेंगे तो सिर्फ निकलेगा आ, वहां से पा उच्चारित नहीं होगा। अगर आप टा की बात करते हैं तो जीभ जब तक मसूड़े पे नहीं जाएगी तब तक वहां से टा का उच्चारण नहीं होगा। तो आप ट की ध्वनि छोड़ते हो जब जीभ को मसूड़े से हटाते हो और बाद में बचता है ए। जैसे कि ट, ट की ध्वनि का उच्चारण उतनी देर रहा जितनी देर आपकी जीभ मसूड़े से अलग हुई थी। ठीक, वो तो बात जाएगी व्यंजन में। तो स्वर वो वो ध्वनियां हैं जो स्वतंत्र रूप से बोली जाती है और व्यंजन के उच्चारण में सहायक होती है। बात करते हैं स्वर कितने हैं, स्वर की संख्या कितनी है। तो हमने कहा कि जो आपके कुल स्वर हैं, जो मानक वर्णमाला के हिसाब से आंसर है वो आपका, वो क्या है, कुल स्वर कितने होते हैं, 11। अब वो 11 स्वर कौन कौन से हैं उनकी बात कर लेते हैं हम। देखिए, ये मानक वर्णमाला के हिसाब से स्वीकृत आपके 11 स्वर हैं। पहले 13 होते थे जिसमें ये अंग और आह। तो अब हमने कहा था कि यह ना तो स्वर हैं और ना ही व्यंजन ध्वनियां हैं। इसके बारे में मैंने कल भी लास्ट क्लास में बात की थी कि वो ना तो स्वर हैं और ना ही वो व्यंजन है। तो यहां तक इक्वल टू, यहां तक आपकी संख्या कितनी हो जाती है, 11 स्वरों की संख्या हो जाती है। अब इस स्वरों से किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं, इनमें से कुछ मूल स्वर होते हैं। क्या बोला जाता है उन्हें, मूल स्वर। मूल स्वर का मतलब क्या होता है, मूल शब्द का मतलब क्या है। अगर हम मूल शब्द की बात करें तो मूल का मतलब होता है जो अन्य से मिलकर नहीं बना है।
जो किसी से मिलके नहीं बना है वो क्या होता है, मूल स्वर होता है। इसे समझने के लिए हम एक बात करते हैं, जैसे अगर मैं एक शब्द लिखता हूं आपके सामने, छात्रावास, ठीक, तो आप इसके दो मीनिंगफुल टुकड़े कर सकते हो, छात्र प्लस आवास। तो छात्रावास मूल शब्द नहीं है। हाँ, जो छात्र है वो बिल्कुल मूल शब्द है। अब आप इसके दो हिस्से नहीं कर सकते हो छात्र के, कि आप छा और त्र अलग बना दो और उसका कोई अर्थ रह जाए। तो छात्र अपने आप में कंप्लीट शब्द है। आप इससे इसमें से कुछ कम करेंगे तो वो अपना मीनिंग ही खो देगा। ठीक, जैसे हम बोलते हैं बादल, तो बादल क्या है, अपने आप में एक मूल शब्द है, क्योंकि इसके किसी भी तरह से दो मीनिंगफुल टुकड़े संभावित नहीं है। ना तो आप बाद और लय में तोड़ सकते हो, इसका कोई मतलब नहीं बनता है, ना ही बा को अलग करके दल को अलग कर सकते हो। तो ये अपने आप में ही एक मूल शब्द है, इसके दो अर्थपूर्ण विभाजन नहीं किए जा सकते। तो इस तरह से हम बात क्या करते हैं, मूल। मूल वो होता है जो अन्य से मिलकर नहीं बना है। जैसे हमने छात्र और आवास की बात की है, तो इसमें आपके चार मूल शब्द होते हैं। तो अगर आपका सवाल पूछा जाता है मूल स्वरों की संख्या कितनी है, तो मूल स्वरों की संख्या आपकी रहेगी 4। और ये मूल स्वर हैं आपके कौन से, अ और क्या, ई, और आपका ये उ और री। तो ये क्या है, आपके मूल स्वर हैं। अगर आपसे मूल स्वर की संख्या पूछी जाती है, एग्जाम में पूछा जाने वाला सवाल है कि कितने स्वर हैं। अगर स्वर की कुल संख्या पूछी जाती है तो आपका आंसर रहेगा 11। उसमें से मूल स्वर कौन से हैं, तो मूल स्वर आपके ये वाले हैं, अ, ई, उ और री। ठीक, जो बहुत ही कम समय में उच्चारित होने वाली ध्वनियां हैं उनको क्या कहा गया है, मूल। ठीक, तो एक तो आपका स्वरों का मूल स्वर हुए। अगर सवाल पूछता है तो 4, तो 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम के यहाँ पे आपके सामने बोर्ड पे रखे हुए हैं। एक तो कुल उसकी संख्या कितनी है, स्वर की 11, और उसमें से मूल स्वर कितने हो जाते हैं आपके 4। ठीक, तो बाकी सब क्या है, उसके बाद हम चलते हैं दीर्घ स्वर पे। तो स्वर के दो भेद हो गए आपके, मूल और दीर्घ। अब हम चलते हैं दीर्घ स्वर पे। तो देखो, अब यहाँ पे हमने बात की आपके मूल स्वर की, और मूल स्वर की हमने बात कर ली आपसे कि अ, ई, उ और री, ये आपके मूल स्वर होते हैं। इसके बाद हम किधर चलते हैं, आपके दीर्घ स्वर पर। अब दीर्घ स्वर को हम दो जगह विभाजित करते हैं भाई। एक होता है आपका दीर्घ स्वर के अंदर, एक की बात करेंगे हम, एक क्या होगा आपका मूल दीर्घ, और दूसरा क्या हो जाएगा आपका संयुक्त दीर्घ। एक स्वर होता है मूल दीर्घ और दूसरा क्या हो जाता है हमारा संयुक्त दीर्घ। तो वो मूल दीर्घ क्या है, वो संयुक्त दीर्घ क्या है, उसकी बात करते हैं। मूल के बारे में हमने बात की है कि मूल स्वर वो होते हैं जिनको आप दो आगे ध्वनियों में नहीं तोड़ सकते हो। संयुक्त कौन सा होता है, संयुक्त का मतलब ही होता है जो मिलकर बना है, यानी कि दो चीजों से मिलकर बना है, वो दो ध्वनियों से मिलकर बना है। तो मूल दीर्घ कौन से होते हैं, जैसे देखो, अगर हम यहाँ पे बात करते हैं अ की, क्या, अ, इस ध्वनि को अगर हम थोड़ा देर तक बोल दें तो ये थोड़ा ज्यादा टाइम लेने के कारण ये इस रूप में आ जाती है। जैसे हमने कहा अ, तो क्या बन जाता है आ, और यहीं से आपका संधियों का भी एक फॉर्मूला शुरू होता है। जैसे हम दीर्घ संधि बोलते हैं तो दीर्घ संधि में हम पढ़ते हैं कि समान स्वर दीर्घ हो जाते हैं। तो वो समान स्वर क्यों दीर्घ हो जाते हैं, क्या हो जाएगा, आ मिल के बन जाएगा। जैसे इसका एक संधि के तौर पे हम उदाहरण देख सकते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पे बात करता हूं आपके लिए दोनों में ए रहे, देखो, जैसे मैं यहाँ पे एक शब्द लिखता हूं उच्च, तो उच्च कहीं पे एंड हुआ है, ए पे। अगला शब्द मैं इसमें जोड़ देता हूं आयोग, ये भी कहीं से शुरू होता है अ से। तो इक्वल टू दोनों ध्वनियां क्या बन जाती हैं, उच्चायोग। तो ये कहां पे, ये आपका दीर्घ आ बन जाता है। ठीक, तो अ को देर तक बोला आपने, क्या बन जाएगा, आ। जैसे अगर हम बोलते हैं छात्र प्लस आवास, छात्र ए पे एंड है, अगला वर्ड आ से शुरू होता है, तो क्या बन जाता है, वो बन जाता है आपका
छात्रावास, छात्र और आवास। ठीक, जैसे हमने कहा विद्या प्लस अर्थी, विद्या तो विद्या हुई, आप एंड हो जाता है, अर्थी उसके मकसद के लिए जो विद्या के लिए आया है, तो उसे क्या बोलते हैं, विद्यार्थी। तो इस तरह से हम क्या बोलते हैं, तो जब दो समान स्वर मिलते हैं तो दीर्घ हो जाते हैं। तो आ जो है वो मूल ध्वनियों से बना है, यानी कि दो अ से मिलकर क्या बन गया आपका आ। ऐसे ही आपका क्या होता है, ई और ई। अगर इसी ई को आप देर तक बोल देते हैं तो वो कौन सा रूप ले लेता है, वो बड़ी ई का रूप ले लेता है। तो ये दीर्घ है, और इन्हें संयुक्त में क्यों डाला, क्योंकि ये देखो दो ध्वनियों से मिलकर बना है। इसको देखें तो ये दो ध्वनियों से मिलकर बना है, जबकि ये क्या, इन ध्वनियों को मैं आगे और ध्वनियों में नहीं तोड़ सकता हूं। तो इसलिए कौन सी ध्वनियां हो जाती हैं आपकी, ये आपकी मूल ध्वनियां हो जाती हैं। अब यहाँ पे हम बात करते हैं ई ई ई। ऐसे ही अगर आप ऊ को थोड़ा देर तक बोल दें, ऊ ऊ, तो ये कहे में कन्वर्ट हो जाता है, ये बड़ा ऊ बन जाएगा। ठीक है ना। फिर हम री की बात करते हैं, री प्लस री। पहले क्या होता था, संस्कृत में इस तरह से एक दीर्घ री होता था, लेकिन अब ये दीर्घ री क्या हो चुका है, हिंदी से खत्म हो चुका है। ठीक, अब तो मूल दीर्घ आपके कितने बचते हैं, ये तीन ध्वनियां आपकी मूल दीर्घ बचती हैं ये। तो अगर आपसे पूछा जाता है मूल दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी है, तो आपको यहाँ पे याद कर लेना चाहिए कि मूल दीर्घ स्वरों की संख्या है 3। तो मूल दीर्घ, तो दीर्घ स्वर में मूल 3 होते हैं, और मूल स्वर की संख्या कितनी है, जिनको मूल कहा है हमने, वो कितने हैं, 4। इन संख्या का ध्यान से रखें, क्योंकि ये एग्जाम में आपकी गलती कराने वाली चीजें साबित हो सकती हैं। अब बात करते हैं संयुक्त दीर्घ की। संयुक्त दीर्घ कौन सी ध्वनियां हैं, आप सारे स्वरों में देख सकते हो बचा क्या है, आपका अ आया, ई उ री, और इनके दीर्घ रूप आ चुके हैं, अ से अ, ई से ई, उ से उ। तो बचता क्या है, ये वाली 4 ध्वनियां, ए, आई, ओ और औ। तो ये 4 ध्वनियां क्या कहलाती हैं आपकी, ये संयुक्त दीर्घ ध्वनियां हैं। अब इनके संयुक्त दीर्घ होने का कारण क्या है, उसकी बात कर लेते हैं। क्योंकि ये दो अलग ध्वनियों से मिलकर बना है, ये देखो दो समान मूल से मिलकर बना है, जबकि इन ध्वनियों की रचना कैसे हुई है, इनकी ध्वनियों की रचना हुई है दो अलग तरह की ध्वनियों से। कैसे बात करते हैं, जैसे इस ए की बात करते हैं, ए, आपका ए मिलके बना है कहीं से, अ और ई से मिलके बनता है ए। इसके लिए हम संधि के थ्रू जाके देख सकते हैं। जैसे हमने एक शब्द लिखा खग, प्लस क्या लिखा, ईश। ठीक, तो ये ग का अंत हुआ अ पे, और ये बना ई, तो दोनों मिलके इक्वल टू कहे में बदल जाते हैं ए, और ए का मतलब होता है ये वाली मात्रा। तो ये शब्द संधि के बाद ये वाला रूप धारण कर लेगा, खगेश। तो अ ई मिलके कौन सी मात्रा बन गई आपकी, ये ए बन जाता है। तो ए का जो निर्माण हुआ है वो कैसे हुआ है, अ और ई से हुआ है। ठीक, अब दूसरी बात करते हैं किसकी, आई। ये आई किससे मिलके बना है, अब ये आ तो रहेगा यहां सेम। ठीक, अब ये ए उतर के यहां आ जाएगा। तो अगर हम देखें आई का निर्माण कहां से हुआ है, अ और ए की ध्वनि से मिलकर वो बना है। अब अगर मैं ए का मान आपका ए की जगह रख दूं, तो देखो क्या हो जाएगा, आ तो अपनी जगह सेम है। ठीक, अब ए को मैं दो भागों में बांट सकता हूं, आ प्लस ई। तो जब आप इन तीन ध्वनियों को बोलेंगे तो खुद ही ध्वनि ये नजर आएगी आपको, इसे बोला जाता है आई। यहाँ पे ई। जब आप इन तीन ध्वनियों का उच्चारण करेंगे ई, तो क्या हो जाएगा, आई। तो आई का निर्माण कहां से हुआ है, आपका ए और ए से, और आप देख सकते हैं ई मतलब आई। ठीक, इसकी और इसकी नॉर्मली जब आप शब्द देखते हो तो कितनी मात्राएं इसकी देखने को मिलती है आपको, ये वाला शब्द इस वाली एक मात्रा पर रहता है ये, और ये वाला शब्द कैसे जाता है, ये इसकी शब्द में क्या होती है, ऐसे दो मात्राएं आती हैं आई। जैसे अगर हम कहीं बोलते हैं कन्हैया, क न ह ऐया, तो क्या हो जाएगा, कन्हैया। अगर इसका वर्ण विच्छेद करें तो क्या आएगा, क प्लस अ प्लस न प्लस ह प्लस आई प्लस य
प्लस आ। तो इस तरह से इसका वर्ण विच्छेद होगा। क अ न कन ह ऐ हई य अ आ कन हई या। ठीक है ना। तो ये ऐ का निर्माण कहीं से हुआ है? इसका निर्माण हुआ है अ और ए से इसकी उत्पत्ति हुई है। अब आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं संयुक्त दीर्घ में किसका निर्माण करते हैं हम? अब ओ का। अब ओ की ध्वनि जो है दो चीजों से मिलकर बनी है। कहीं से? ए और उ। ए और उ ध्वनि मिलकर कहीं का निर्माण होता है? ओ का। जैसे हम इसे एक संधि के किसी भेद के थ्रू सीख सकते हैं। जैसे ओ का मतलब ए उ होता है, तो यहाँ पे हम एक चीज को देख सकते हैं। क्या समझ सकते हैं? ए और उ से मैं कोई संधि वाला शब्द आपको बताऊं। हाँ, जैसे अगर मैं यहाँ पे लिखता हूं एक शब्द आपका क्या? सूर्य। सूर्य का अंत ए पे हुआ है और उसके साथ क्या लिखता हूं मैं? उदय। ठीक। अ उ। तो जब आप सूर्य पे अंत कर रहे हो और अगली ध्वनि उ से है, तो देखो क्या हो जाएगा? सूर्य उदय तो अलग हो जाएगा। तो वो खुद ही देखो अ उ मिलके सूर्योदय की तरफ जाता हुआ दिखाई देगा। तो ओ की ध्वनि का रूप ले लेता है। तो दोनों शब्द मिलके हमारे क्या बन जाते हैं यहाँ पे? सूर्योदय। सूर्य प्लस उदय अ उ ओ की तरफ चला जाता है। तो ओ का निर्माण कहीं से हुआ है आपका? ए और उ से हुआ है। ठीक। अब देखते हैं। अब मैं आपसे बात करता हूं किसकी? देखो औ का निर्माण कैसे होगा? औ किस किस से मिलकर बना है? यहां पे हमने क्या किया था? ए की उत्पत्ति कहीं से है? ए और ई से। ठीक। फिर आई को हमने कहा लिया, ए को जू का तू रखा, ये ए इधर आ गया। सेम हम करेंगे। यहां पे आ तो अपनी जगह जू का तू रहेगा, ये उतर के यहां पे आ जाएगा। तो इसका निर्माण होता है ए और ओ से। ओ का खुद को आप मान रख सकते हो। देखो ए तो सेम रहा, अब मैं ओ की जगह क्या रख सकता हूं? ए और उ। आप देखो उ मिलके तीनों ध्वनियां औ बन जाते हैं या नहीं? अ अ उ औ। शक्ति कपूर का फेमस डायलॉग रहा है फिल्म में औ। ठीक है ना। तो ये संयुक्त दीर्घ आपके हैं। अब मैं आपको इन्हें अच्छे से बता देता हूं किस तरह से हमने इस चीज को किया है। समझ आपने लिया है। एक आपके लिए पूरा का पूरा पिक्चर बना देता हूं मैं। तो देखो, तो हमने स्वर की बात की थी। हमने पढ़े थे आज स्वर। कितनी संख्या रही? 11। कैसे कैसे? ए आ ई बड़ी ई उ ऊ री ए आई ओ औ। ठीक। ये रहे। इसके साथ फिर हमने क्या देखा? इन स्वरों को दो जगह बांटा हमने। कहा बांटा? मूल स्वर कितने थे? 4। उसके बाद हमने कहा बांटा? दीर्घ स्वर कितने थे? 7। ठीक। दीर्घ को हमने दो जगह बांटा। कहां कहां बांटा? मूल और संयुक्त दीर्घ। मूल दीर्घ कौन कौन से रहे आपके? मूल स्वर कौन से रहे? अ ई उ और री। ठीक। यहां से आपका क्या हुआ? मूल आ बड़ी ई और बड़ा ऊ। कहीं से बना था? वो प्लस आ होके इधर आया था, इसमें प्लस ई होके इधर आया था, इसमें प्लस होके इधर आया था। फिर बचते हैं आपके मूल दीर्घ के अलावा कौन से बचते हैं? संयुक्त दीर्घ। वो किस किस से मिलके बना था? आ प्लस ई से मिलके बना था ए, जिसकी मात्रा ये एक लगती है। फिर आपका आ वहीं रहा और ये ए आ गया आपका। इससे मिलके बना आपका आई, जिसकी ये दो मात्राएं बनती हैं। फिर आया आपका अ और उ, इससे मिलके आपका ओ बना, जिसकी ये वाली मात्रा बनती है। और फिर आपका अ और ओ आया और वो मिलके आपका बना औ, जिसकी ये वाली दो मात्राएं हो जाती हैं। तो इस तरह से आपके सामने है स्वर का डिवीजन कैसे है। दीर्घ स्वर की बात करता है 7 है, मूल दीर्घ स्वर की बात करता है तो 3 है, संयुक्त दीर्घ की बात करता है तो कितने हो जाते हैं आपके? 4। तो इस तरह से अब ये आपको एग्जाम में कैसे फायदा करेगा? देखो एग्जाम में किस तरह की चीजें पूछी जाती हैं। वो इस तरह का सवाल पूछता है आपसे। वो सवाल ये देता है, उसने एक तो ये दिया आपको, एक वो ये देता है आपको, एक वो ओ देता है
और वो पूछता है औ, यानी कि वो आपके सामने ये 4 ऑप्शन रखता है और इसमें इसमें से वो पूछता है आपसे कि आप क्या करिए, दीर्घ स्वर बताइए। वो आपसे पूछता है दीर्घ स्वर बताइए। अब यहाँ कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। जब उसने पूछा दीर्घ स्वर बताइए, तो दीर्घ तो सारे हैं, क्योंकि अगर हम देखें तो वो तो ह्रस्व स्वर कहलाते हैं एक्चुअली वे, और ये क्या हो गए आपके दीर्घ स्वर हो गए। और वो पूछता है कि दीर्घ स्वर कौन से हैं, तो हमें तो चारों दीर्घ देखने में लग रहे हैं। तो ऐसे में आप संयुक्त वाले को छोड़ेंगे और जो आपका मेल आंसर रहेगा वो क्या होगा, बड़ी ई। क्योंकि इन चारों ऑप्शन में वो ही अलग है, बाकी जो है सारे के सारे किस कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, एक ही कैटेगरी को, तो आंसर वही रहेगा ना जो आपका एक अलग होगा। और अगर वो मेंशन करके पूछता है कि इनमें से कौन सा मूल दीर्घ है, तो फिर तो आपका आंसर यही रहेगा। और अगर वो पूछता है संयुक्त दीर्घ कौन सा है, माना वो 3 इधर से देता है और इधर से देता है, वो आपका सवाल बदल देता है। वो क्या कहता है, वो आपको देता है आ, वो आपको देता है बड़ी ई, वो आपको देता है वो। अब वो ये 4 ऑप्शन आपके सामने रखता है और वो कहता है कि इनमें से कौन सा संयुक्त दीर्घ है। तो अब आपका आंसर क्या रहेगा संयुक्त दीर्घ में, ए आपका संयुक्त दीर्घ रहेगा। ठीक, तो इस चीज पर आप अच्छे से गौर करें, अच्छे से ध्यान करें। ये एग्जाम में कई तरह के क्वेश्चन बनते हैं और जब आप अपनी एक्सरसाइज को करेंगे, आप वर्णमाला की एक्सरसाइज खोलेंगे आदित्य पब्लिकेशन वाली बुक में या किसी में भी, तो उसमें जैसे वर्णमाला शुरू होगी तो सबसे पहले लाइन लगा के आपको स्वर के सवाल मिलेंगे। तो स्वर में इस तरह के क्वेश्चन आपको मिलेंगे देखने में। अब मैं स्वर का अगला डिवीजन आपको बताने जा रहा हूं। देखो, कुछ जगह हमने किताबों में भी पढ़ा है और कुछ हमारे अध्यापक महोदय बताते भी हैं कि स्वर क्या होता है। स्वर क्या होता है, स्वर को हम मात्रा कहते हैं। अब वो मात्रा कैसे होती है, जैसे है, आ, ई, बड़ी ई, ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, आई, ओ और औ। इनको क्या कहते हैं, मात्रा। और अभी हम 2 ध्वनियां और शामिल कर लेते हैं, कौन कौन सी, इनको भी ले लेते हैं क्योंकि हमें मात्राएं देनी है। इनकी मात्रा लगती है, वो मात्रा कैसे लगती है, देखो, इसकी कोई मात्रा नहीं होती है। जिस व्यंजन के ऊपर कोई मात्रा ना लगी हो तो उसके अंदर ए को माना जाता है। जैसे अगर मैं यहां लिखता हूं कै, इसके ऊपर मैंने कोई मात्रा नहीं लगाई है, तो इसके अंदर ए की ध्वनि खुद ही मान लेना आप, क प्लस अ, क्योंकि ए की कोई मात्रा नहीं होती है। आगे चलते हैं, देखो, जैसे हम यहाँ पे बात करते हैं, क्या एक व्यंजन ले लेते हैं, तो ये कैसे लगेगा इसके अंदर, का। ये वाली मात्रा कैसे आएगी इसके अंदर, ये वाली मात्रा कैसे आएगी इसमें, ये वाली मात्रा कैसे आएगी इसमें, इस रूप में। ये वाली मात्रा ऐसे, 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 और ये वाली मात्रा ऐसे, और विसर्ग कैसे आता है, ऐसे। इसलिए इन मात्राओं को ये ये आपका ये वाला, ये 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 और ये विसर्ग, इन्हें क्या कहलाते हैं, ये कहलाते हैं आपके बारह खड़ी। इन्हें क्या कहा जाता है, इन्हें 12 खड़ी कहा जाता है हिंदी हिंदी में। ये जो सारे स्वरों की मात्राएं क्यों हैं, अब स्वर तो हम यहाँ पे 13 देख रहे हैं, मेरा 13 कहने से आप एग्जाम में अपना आंसर मत बदल देना। स्वरों की मात्रा की संख्या पूछता है, 11 ही बतानी है। पर चूंकि लिपि में वो अंकी बिंदी और विसर्ग भी आता है, तो हम लिपि के अकॉर्डिंग इस चीज को देखने की कोशिश करते हैं। तो ये सारी की सारी मात्राएं, फिर 13 है तो 12 क्यों नहीं कहा, क्योंकि 12 इसलिए है कि इसकी अपनी कोई मात्रा नहीं होती है। ठीक, अब हम देखते हैं कि मात्रा से मतलब क्या है, स्वर की मात्रा से मतलब क्या होता है उसके बारे में बात करते हैं। देखो, मात्रा, जैसे हम स्वर की मात्रा की बात करते हैं, मात्रा को बोलते हैं
वर्ण के उच्चारण में लगने वाला समय, वर्ण के उच्चारण में लगने वाला समय जो है उसे क्या कहा जाता है? उसे मात्रा कहा जाता है। जो वर्ण के उच्चारण में समय लगेगा उसे क्या कहेंगे हम? मात्रा। जैसे आप मात्रा का कहाँ जिक्र करते हो? इंग्लिश में क्वांटिटी बोलते हैं। जैसे 1 किलो चीनी थी, आपने उसमें 1 किलो चीनी और मिला दी, तो चीनी की क्या दुगनी हो जाती है? मात्रा। तो जो वर्ण के उच्चारण में लगने वाला समय है, और वर्ण के नहीं, स्वर के उच्चारण में, क्योंकि स्वर के बिना तो आपका वर्ण समय ही नहीं लेगा बिल्कुल भी। जैसे अगर मैं ये बोलने की कोशिश करता हूं स्वर के बिना, को इसमें तो टाइम ही नहीं लगना है। तो मात्रा ही कहे की होती है? स्वर के उच्चारण में लगने वाला, है ना। मैंने यहाँ पे वर्ण लिख दिया है, पर सही कर देते हैं, कोई भी इतनी भूल सुधार। तो मैं क्या करूंगा? स्वर के उच्चारण में लगने वाले समय को क्या बोला जाता है? उसकी मात्रा। एक उदाहरण से समझें। अगर मैं कहूं उसका पिता शराब पीता है। जब आप ये इस चीज को बोल रहे हो तो आप इन दो ध्वनियों पे गौर करें थोड़ा सा। ठीक, मैं बोल देता हूं आपके लिए, उसका पिता शराब पीता है। एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगाना है, नॉर्मली जैसे बोलते वैसे ही बोलना है, उसका पिता शराब पीता है। तो आप यहां पे देख सकते हैं कि यहां पे क्या रहा? यहां पे कम टाइम लगता है, उसका पिता, और यहां पे क्या रहा? शराब पीता है। ठीक, बदल देते हैं, कहानी को बदलते हैं। ठीक, मैं क्या करता हूं, इनको बदल के लिखता हूं। अगर मैं यहां पे लिख दूं और यहां पे मैं लिख देता हूं क्या? अब आप पढ़ पाएंगे इसे क्या लिखा मैंने? आप बोलो, आपको खुद ही मजा नहीं आएगा इसको पढ़ने में। क्या लिखा हुआ है आपके सामने? उसका पिता शराब पीता है। ठीक, तो जिसके उच्चारण में कम समय लगता है उस वो छोटी मात्रा होती है, और जिसके उच्चारण में ज्यादा समय लगता है तो वो बड़ी मात्रा होती है। अब मात्रा के आधार पर स्वर का विभाजन क्या होता है उसके बारे में बात कर लेते हैं। और ये आम सा सवाल है, एग्जाम में पूछे हुए जाने वाला। वो पूछता है कि मात्रा के आधार पर, क्या पूछता है? मात्रा के आधार पर। क्या ध्यान रखना है? मात्रा के आधार पर स्वर भेद। ठीक, मात्रा के आधार पर कितने स्वर भेद होते हैं? ध्यान रखना, संख्या कितनी रहेगी? 3। ठीक, मात्रा के आधार पर जो हमारा स्वर भेद रहेगा 3। कौन कौन से होते हैं वो 3? उनकी बात करते हैं। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, अच्छे से डिफाइन करते हैं। ठीक, तो यहां पे हम क्या देखते हैं? मात्रा के आधार पर हमारे जो स्वर भेद रहे थे वो कितने रहे थे? 3, है ना। कौन कौन से हैं? एक होता है आपका ह्रस्व, एक क्या होता है? दीर्घ, और तीसरा क्या होता है आपका? प्लुत। इनके दूसरे नाम भी हो सकते हैं। इनको हम क्या बोल सकते हैं? इसको हम एक मात्रिक भी कह सकते हैं। एक मात्रिक, 1 किलो चीनी, 1 किलो और डाल दी, दुगनी मात्रा हो गई, तो क्या बोलते हैं? द्विमात्रिक। और इसे क्या बोलते हैं? इसको हम क्या बोल सकते हैं? त्रिमात्रिक। पर जो एग्जाम में नॉर्मली आपका आंसर रहेगा वो इसी के बेस्ड होता है, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। ठीक, तो जिसके उच्चारण में कम से कम समय लगता है उसको क्या बोलते हैं? उसको हरस बोला जाता है, हरस स्वर। ठीक, और जितने आपके मूल हैं वही सारे हरस हैं, क्योंकि मूल के ही उच्चारण में कम टाइम लगता है। जब संयुक्त दीर्घ होगा तो वो दो ध्वनियों से बना है, जो दो से मिलकर बना है तो उसे तो पार करने में ज्यादा टाइम लगेगा। भाई एक बोरी एक बार में उठ जाएगी, दो बोरी मिला के उठाओगे तो टाइम तो ज्यादा लगेगा आपका। तो देखो, जितने मूल हैं उतने ही हरस हैं, तो यहां पे आपको अलग से याद करने की जरूरत नहीं है। अ, ई, उ और री, इनके उच्चारण में कम टाइम लगता है। जैसे मैं आपको कहूं कि उसके ऊपर बहुत सारा ऋण चढ़ा है,
तो एकदम ही तो बोला जाता है ऋण। आप क्या बोलते हो? इसकी। अब हमारे एक गुरुजी हैं, उन्होंने बहुत अच्छा सा फंडा निकाला है इसका। वो क्या बोलते हैं? वो एकदम से इसे बोलते हैं इसकी, कहने लगे। वो क्या बोलते हैं? उनके अगले पर चढ़ गया, कम टाइम लगा। तो तो इसे क्या बोलते हैं? इसकी, है ना। तो यहां पे क्या बोलते हैं? इसका, उसका। और उनका फंडा सही है, 1 मिनट में अगले की पड्डी जा चढ़ा, उसका, है ना। तो इस तरह से क्या करते हैं, इनके उच्चारण में नॉर्मली क्या लगता है? कम टाइम लगता है। ठीक। तो इसको क्या बोलते हैं फिर हम? तो ये सारे क्या रहे हैं आपके? एक मात्रिक रहे, हर्ष या हरस रहे। और ध्यान रखना दूसरी चीजों को भी, क्योंकि कई बार हम मामले को खराब कर लेते हैं। अगर मूल स्वर पूछे कितने हैं तो भी यही बताने हैं भाई, यही मूल स्वर भी हैं आपके, यही हरस स्वर भी हैं। अब आते हैं दीर्घ, बाकी सारे इसी में शामिल कर देते हैं हम। कौन सा? आपका आ, आपका ई, उ, ए, आई, ओ, औ। तो ये सारे क्या होते हैं? ये आपके दीर्घ स्वर होते हैं। अब दीर्घ को अगर आगे सब डिवीजन में बांटा जाए तो फिर संयुक्त दीर्घ और मूल दीर्घ में जाएगा। लेकिन वो वाला तो मैटर हमने क्लियर कर लिया कि कौन से संयुक्त दीर्घ हैं, कौन से मूल से दीर्घ बने हैं। यहां हम कौन से मूल से बने हैं, कौन से दो ध्वनियों से जुड़ के बने हैं, वो मैटर नहीं है हमारा। हमारा यहाँ पे मैटर है किसके उच्चारण में ज्यादा टाइम लगता है, किसके उच्चारण में कम टाइम लगता है। हम देख रहे हैं सिर्फ समय को। इनके उच्चारण में कम समय लगता है, इनके उच्चारण में ज्यादा समय लगता है। चाहे ये मूल से बना दीर्घ हो, चाहे ये संयुक्त से बना दीर्घ हो, उस बात से हमें लेना क्या। हमें तो ये देखना है कि समय ज्यादा लगता है, दैट्स ऑल। तो इसका मतलब हो गया ये सारे के सारे क्या होते हैं आपके? दीर्घ स्वर हो जाते हैं। कई बार आप सोचते हो, जैसे हमने कहा और बताते भी है टीचर, आई से ऐनक, ये आप आराम से झटके से बोल ही नहीं सकते। अगर आप इसको कम टाइम में बोलने की कोशिश करोगे तो आपको हिरन की तरह से उछलना पड़ेगा। इनक नहीं, एनक बड़े आराम से बोला जाता है। क्या बोलते हैं? ओ से औरत, ठीक है ना। ऐसे बोला जाता है औरत। अब देखो र और त में कितना सा टाइम लगता है, रत, अ, ठीक। तो जिसके उच्चारण में ज्यादा टाइम लगा उसे क्या बनाया उन्होंने? दीर्घ। अब बात करते हैं प्लुत की। प्लुत के लिए अलग से कोई लिपि नहीं है, प्लुत स्वर की कोई अलग अलग लिपि नहीं है। वो क्या करते हैं? पहली बार तो खुद ही वो पता चलता है बिना किसी निशान के या बिना किसी लिपि के। फिर भी इसके दो चिन्ह हैं। एक को तो अवग्रह बोला जाता है, जैसे ये, इसे क्या बोलते हैं? अवग्रह, क्योंकि ये ए के विलुप्त होने का संकेत करता है कई बार। और एक ये तीन इकाई देखने को मिलती है हमारी, जो हमारा हिंदी का पुराना शब्द है। अब यहाँ पे प्लुत स्वर का अगर हम देखें तो कहां बताया जाता है? प्लुत स्वर की बात की जाती है कि ये यूज किया जाता है संबोधन आदि में। ठीक। चलो, जब हम बोर्ड पे या इसकी बात करते हैं तो वो तो साहित्यिक या किताबी बात होती है। अब अगर हम भाषा की बात करें तो भाषा तो हमारे आसपास भी चलती है। बिना भाषा के तो हम ना सरवाइव कर सकते हैं, ना सभ्यताएं आगे बढ़ सकती हैं। तो एक बार ये देख लेते हैं कि फलित स्वर हम अपनी लाइफ में कैसे यूज करते हैं। ठीक। जैसे हम अपनी लोकल लैंग्वेज की बात करते हैं, स्थानीय भाषा, कोरवी भाषा हमारी। मुजफ्फरनगर में पढ़ा रहा हूं तो मुजफ्फरनगर के आसपास की भाषा का जिक्र करना पसंद करूंगा। अक्सर किसी ने कोई ऐसी चीज की जो आपको विश्वसनीय नहीं लग रही है तो आप क्या कहते हैं? अजी हाँ, जी हाँ। अब देखो, हाँ आ का क्या हिसाब बनाया आपने? उसे हनुमान जी की पूंछ की तरह से लंबा कर दिया आपने, अजी हाँ, है ना। बच्चे दादागिरी दिखाते हैं घर के बाहर, क्या बोलते हैं? अब अब देखो ओ को आपने कहा पहाड़ ले जाके चढ़ाया। तो ये चीजें क्या होती हैं? उसका देर तक उच्चारण करने से मतलब क्या होता है? ये आपका प्लुत का निशान होता है। अक्सर आप कहीं गए हो, जैसे आप कहीं नर्सिंग होम में जाते हैं तो अक्सर आपको एक पिक्चर देखने को मिलती है। वहां पे एक बच्चे का फोटो लगा होता है ऐसे मुंह पे हाथ रखे हुए, और उसके मुंह के सामने क्या लिखा होता है? इस तरह से ये बना होता है लंबा सा। अब आप सोच सकते हैं ये क्यों बनाए गए हैं? क्योंकि वो किसकी निशानी है? क्या करना चाह रहा है वो? बच्चा बच्चा सुसु भी कर देता है इस वाली ध्वनि से। तो ये क्या होता है? इसको लंबा कर देते हैं। जैसे अब ये नॉर्मली प्रैक्टिकली कहां काम आएगा? देखो, जैसे अगर मैं बात करता हूं आपसे, इसका इस निशान का फायदा क्या है, ध्यान से सुनो। जैसे मैं किसी को इंग्लिश में लिख के देता हूं, ही इज माई फ्रेंड। ठीक। अगर मैं इसे अपने तरीके से बोलूं, जैसे एक
अनाड़ी आदमी बिल्कुल इंग्लिश बोल रहा हो तो वो हर वर्ड को सेपरेटली बोलता है। वो क्या कहेगा, ही इज माई फ्रेंड, है ना। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि कोई बच्चा इसे बिल्कुल जैसे नेचुरल इंग्लिश में प्रोनाउंसिएशन होता है वो उसी तरह से करे। तो मैं क्या करूंगा, इसको लिपिबद्ध करूंगा देवनागरी में ताकि वो पढ़ पाए। वो तो ये पढ़ ही नहीं पाएगा। अब वो हिज नहीं होता है, अगर इसे अंग्रेजी पढ़ेगा क्या पढ़ेगा, ही इज माई ब्रदर। तो देखो ही को वो थोड़ा बड़ा कर रहा है, ही इज माई ब्रदर। तो मैं देवनागरी लिपि में कैसे उसे बताऊं कि वो इस चीज को कर ले। तो मैं उसे क्या लिख के दे दूंगा, अगर वो थोड़ा सा समझदार है तो मैं उसे ऐसे करके लिख दूंगा और ये नुक्ता भी लगा दूंगा ताकि वो सीधा का सीधा उसे जय जहाज ना कहे। तो फिर वो क्या कहेगा, ही इज, है ना। तो ऐसे लिख के दे दूंगा मैं उसको, ही इज माई ब्रदर। और जब मैं इसे ब्रदर कहूंगा ना तो रा आएगा ही नहीं, ही इज माई ब्रदर, ठीक है ना। तो यहां पे ये चीज काम आती है। जैसे हम जगजीत सिंह का एक गाना सुनाना चाहते हैं किसी को, हे राम। अब मैं उसको ऐसे लिख के दे देता हूं सीधा सा राम, तो वो तो सत्यानाश कर देगा, राम 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 भी कर सकता है वो वहां पे। अब मुझे कहलवाना है जगजीत सिंह की तरह से, तो फिर मुझे क्या कहना पड़ेगा, पहले तो मैं है का इलाज करता हूं कुछ। अब आपको देखो हमने जगजीत सिंह बना दिया, अब आप इसे क्या कहेंगे, हे राम, कुछ पल्ले पड़ा। तो इस तरह से ये तीन निशानियां होती हैं हमारे प्लुत स्वर की। और अक्सर अगर आप मूल प्रतिलिपि देखें, जिसे मैन्युस्क्रिप्ट बोला जाता है इंग्लिश में, तो उसमें क्या आपने एक ध्वनि को देखा होगा, अक्सर ऐसे लिखी जाती है वो, ठीक। या कई जगह हम ऐसे लिखते हैं, नमोस्तु, यहाँ पे ओ अपने आप थोड़ा सा ऊपर चला जाता है, नमोस्तु। और यहाँ पे क्या हो जाता है वो, और यहाँ पे उसको हम लिखते हैं ये, जैसे नॉर्मली तो किसी का नाम होता है ओमपाल, ओमवीर, ओमकार, लेकिन जब हम ध्यान की अवस्था में ध्यानस्थ होके जब हम ओम का ध्यान करते हैं तो वो क्या होता है, ओम का ध्यान वो थोड़ा सा लंबा होता है, फिर हम क्या करते हैं ओम, ठीक। तो ये दो निशानियां होती हैं आपकी मात्रा के आधार पर स्वर की। तो मात्रा के आधार पर स्वर का विभाजन कितना है, 3। और मैंने अच्छे से डिफाइन भी कर दिया आपको, कम से कम मुझे तो लगता ही है मैंने अच्छे से किया है। और अगर उस अच्छाई में आपको कहीं कमी नजर आती है तो मुझे बता दें वो जहां पे है, तो मैं उस बुराई को अच्छाई में बदलने की कोशिश करूंगा। अब अगला टॉपिक मैं शुरू करूंगा स्वर का, तो थोड़ी लंबी क्लास हो जाएगी, ठीक। तो फ्रेश क्लास, नया टॉपिक। कल मैं आपको स्वर के उच्चारण स्थान बताऊंगा कहां से होता है, और स्वर की कुछ और भेद बताऊंगा जो एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए एंजॉय कीजिए अपने समय को। हैव अ ग्रेट टाइम।